नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए कई तरह के कानून हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने घरेलू हिंसा की शिकार दिव्यांग महिलाओं के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। आंशिक रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 लाख और 50% से ज्यादा महिलाओं के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पिछले साल देश में पुरुषों के साथ होने वाले घरेलू हिंसा के 1,65,517 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में 10,534 मामले दर्ज किए गए। इतनी बड़ी संख्या मामले में आने के बाद ना ही कानून और ना ही समाज इस मामले को गंभीरता से लेता है। शिकायत दर्ज कराने पर उपहास उड़ाया जाता है या वापस भेज दिया जाता है और पुरुषों की शिकायत के लिए कोई विशेष कानून भी नहीं है। सरकारी स्तर पर भी पुरुषों की मदद के लिए कोई विशेष योजना नहीं है और इसी वजह से कई सामाजिक संस्थाएं घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। आज खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें मामले के जानकार अपने विचार रखेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है यहां पर डॉक्टर सुमित जैन का। संस्था विगत 10-12 सालों से जो है पुरुषों के होने वाली प्रताड़ना पे काम कर रही है। प्रायः घरेलू हिंसा जो है वो लैंगिक नहीं होता है, वो पुरुषों पे भी हो सकता है, महिलाओं पे भी हो सकता है, परंतु हमारे जो कानून है वो प्रीडोमिनेंटली अधिकतर जो है महिलाओं के ही फेवर में बने गए हैं और इसलिए उनकी शिकायत आसानी से सुनी जाती है। पुरुष प्रताड़ित होता हुआ भी जो है वो अपनी कहीं शिकायत नहीं कर पाता है। हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर चलाते हैं, ऑल इंडिया मेंस हेल्पलाइन नंबर 8882498498, और इस नंबर के तहत हमारे पास मध्य प्रदेश में कॉल आते हैं और लगभग जो है 40% पुरुष जो है वो घरेलू हिंसा की प्रताड़ना के शिकार होते आए हैं और हर हफ्ते हमारे पास 10 से 15 केसेस इस प्रकार के आते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित पुरुष हुआ है, लेकिन महिलाएं क्योंकि उनके पास संविधान द्वारा, कानून द्वारा बहुत सारे संरक्षण प्राप्त है, बहुत सारे कानून है, तो वो ही उन पर शिकायत कर देती हैं और विक्टिम होते हुए भी उसे विक्टिमाइज फर्दर किया जा रहा है। आप किसी तरीके से इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसा पर कानून में जेंडर का जो फर्क नजर आता है वो अपने आप में इसको लेकर के पुरुषों की एक मानसिक तौर पर इसमें दबाव बनाता चला जाता है। अब सवाल ऐसे में उठता है कि ऐसे में पुरुषों के लिए किया क्या जाए। हालांकि इसमें एक इससे पहले हमने आपको जो बातें सुनाई जिसमें कहा गया है कि बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए ये साफ हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही, हफ्ते भर के अंदर 10 से 15 ऐसे ही मामले सामने आते हैं जहां पर पुरुषों के साथ हिंसा की खबरें होती हैं और ऐसे में घरेलू हिंसा के जब ये मामले महिलाओं के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन जाते हैं, जिसके लिए नियम कायदे कानून तक तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरुषों की आखिर सुनवाई कहां पर है। और ऐसे ही मामलों को लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि जब हिंसा अगर किसी के साथ होती है या घरेलू हिंसा के अगर मामले सामने आते हैं तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप जेंडर को लेकर के जो फर्क किया जाता है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसको लेकर के आज हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान आगे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही ये बड़ा अपने आप में चिंता का कारण भी है। हालांकि इसमें चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, महिलाओं के साथ अगर घरेलू हिंसा की किसी भी तरीके से कोई मामला सामने आता है तो उसमें बहुत हद तक इसको संवेदनशीलता के साथ इसको सुना जाता है, देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर पुरुष घरेलू हिंसा के मामले को लेकर के अगर अपनी शिकायत देता है तो ऐसे में आपने देखा भी इसको लेकर के उपहास किया जाता है, आप शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती है, उपहास करते हुए मजाक उड़ा दिया जाता है। तो ये आखिर क्यों किया जाता है और इसका आखिर समाधान कैसे निकाला जाए। और कहीं अगर पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के मामले अगर उनके वो भी इसका शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में अब उनको क्या करना चाहिए, कानूनी रूप से उनके लिए संरक्षण की क्या उनके लिए कोशिश है या गुंजाइश उनके लिए क्या नजर आती है, उनको क्या करना चाहिए, जरा ये भी हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हिंसा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी तरीके की अगर कोई हिंसा होती है तो इसमें जेंडर का कोई रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को इसमें ज्यादा तवज्जो दी जाती है। महिलाओं के लिए बाकायदा इसमें कानून तय किए गए हैं। चलिए जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ अशोक दशोरा हैं जो कि फाउंडर हैं पत्नी पीड़ित संघ से।
बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और भोपाल से हमारे साथ एक पीड़ित है डॉक्टर सुमित जैन। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमित आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सलीम खान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सलीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा शुरुआत क्योंकि हम सबसे पहले परेशानियों को समझ लेते हैं, डॉक्टर सुमित जैन को मैं इसमें जरा जोड़ना चाह रहा हूं। अक्सर ये कह दिया जाता है कि घरेलू हिंसा या किसी भी तरीके की हिंसा जिसमें कभी किसी के साथ पक्षपात होना नहीं चाहिए, लेकिन जेंडर के आधार पर पक्षपात वहीं से होने लगता है जब महिलाओं को तवज्जो मिल जाती है, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया जाता है। इसमें आपका क्या कहना है सुमित जैन? जी हाँ, इस एक्ट में ही और स्पेसिफिकली रूप से जो है वीमेंस को ज्यादा मिला है। मेल इसमें केस फाइल भी नहीं कर सकते थे। जी। मैं जो है मेरी बहू ने मेरे ऊपर केस फाइल किया था। हाँ। मैंने उससे एक गिलास पानी भी कभी नहीं पिया। शादी के बाद 2 दिन भर वहां पर साथ में रहे थे, शादी के ड्यूरेशन में ही। इसके बाद भी जो है शी वाज सक्सेसफुल इन रजिस्टरिंग अ केस अगेंस्ट मी, माय वाइफ एंड आवर होल फैमिली। जेएमएफसी ने उस केस को खारिज किया। हाँ। और मैं उस केस जीता। उसको सेशन कोर्ट ने भी इस केस को खारिज किया और मैं जीता। हाँ। परंतु यहाँ ये बात स्पष्ट है कि क्यों इतना आसान बना दिया गया उनके लिए झूठा केस रजिस्टर करना। और झूठा रजिस्टर कराने के बाद 5 साल 6 साल समय लगा हमको ये चीज प्रूव करने में कि वो एक झूठा केस था। हाँ। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती है एक पुरुष के लिए कि अगर जो अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं उसका कहीं वो मिसयूज तो नहीं कर रही हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरा इन्हीं चीजों को जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ अशोक दशोरा भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। अशोक दशोरा जी, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं, अब ये एक व्यथा तो सामने आ रही है कि कभी भी कहीं भी अगर हिंसा होती है और खास करके घरेलू हिंसा के जो मामले सामने आते हैं, इसमें महिलाओं को तो बहुत हद तक कानूनी रूप से संरक्षण भी है, उनके लिए बहुत हद तक कानून भी है, नियम भी हैं, लेकिन पुरुषों के लिए आखिर कहां पर वो रास्ता है, कहां पर जाकर के वो दरवाजा खटखटा सकते हैं? और आगे अगर किसी भी तरीके से घर में किसी भी तरीके की अगर हिंसा उनके खिलाफ होती है या किसी भी रूप में हिंसा उनके खिलाफ होती है तो उसकी शिकायत वो क्या करें? अगला कदम उनका क्या होना चाहिए पुलिस कंप्लेंट के अलावा? अशोक जी। अशोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया। जरा मैं आगे बढ़ता हूं, सलीम खान जी को मैं जरा जोड़ रहा हूं। चलिए मैं वापस आता हूं सर। मैं अशोक दशोरा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जा रही इनको। अशोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूं। ठीक है, मेरा सवाल सर आपसे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत हद तक हाँ जी आ रही है मेरे पास आवाज। पुरुषों के लिए तो बहुत हद तक नजर आती है। अब ऐसे में समाधान क्या हो, आगे का रास्ता क्या हो? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में। हाँ। रूल नंबर 14 में, है ना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात भी हमारे संविधान में है। 15 में, फंडामेंटल राइट्स के 15 में ये प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट स्पेशल अरेंजमेंट मे बी डन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। ठीक है, होता यह है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान उनके संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, यह मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं। लेकिन पुरुषों के खिलाफ कानून बना करके और यह कहा जाना कि यह हमने महिला संरक्षण के लिए बनाए हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देखें, हमारे भारतीय आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इसमें 498 बनाया गया। तो 498 में दहेज क्रुएल्टी के कारण सिर्फ महिला आरोप भर लगा देती है, उसमें न कोई जांच होती है, न कोई सबूत की जरूरत होती है, न किसी साक्ष्य की जरूरत होती है, और सीधे सीधे 498 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है ना। तो ये जो महिला ने बोला और बस उसको मान लिया गया। ऐसा ही घरेलू हिंसा में भी, कोई घरेलू हिंसा चाहे हुई हो या नहीं हुई हो, महिला ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए अगर पति और उसके परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो न तो कोई जांच होती है, न अड़ोसी पड़ोसियों के बयान लिए जाते हैं, न उस महिला का कंडक्ट देखा जाता है। आश्चर्य का विषय यह है कि कई तो ऐसी महिलाएं भी है जो 5-5, 7-7 शादी कर चुकी है, पतियों को छोड़ चुकी है और 5-5, 7-7 अलग अलग सिटीज से 125 में मेंटेनेंस भी ले रही है। तो अनटिल अनलेस आप यदि कानूनों को जेंडर इक्वल या जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाएंगे तो फिर तो वो कानूनों का दुरुपयोग होगा ही। प्रताड़ना इस हद तक है
कि ऑनरेबल अरिजीत पसायत जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 498A इज अ लीगल टेररिज्म और महिला कानूनों का दुरुपयोग बेतहाशा बढ़ रहा है। घरेलू हिंसा भी उसी का उदाहरण है। 125 जो होता है मेंटेनेंस, वो भी ये होता है जो महिला पति और उसके परिवार से द्रोह करती है, उसके खिलाफ विश्वासघात करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रत हो जाती है और उसका घर छोड़ करके सारी ज्वेलरी लेकर के भाग जाती है। हाँ। अब उसके लिए प्रावधान है कि नहीं भाई इसको मेंटेनेंस तो आप ही देना है। हाँ। तो जब तक सारे कानून एक ही पक्ष में होंगे तो दूसरा पक्ष तो बिल्कुल नख शिख विहीन वो सिंह हो जाएगा, शेर हो जाएगा। यही दिक्कत है इस देश में। सारे संसार के अंदर घरेलू हिंसा जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, वो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन भारत में ये माना ही नहीं जाता कि पुरुष के साथ में कोई प्रताड़ना होती है या हिंसा होती है। क्योंकि कह दिया जाता है ना तो सर, पुरुष हमारा प्रधान कहने का देश मतलब है कि आप महिलाओं के लिए पुरुष बच्चों के लिए प्रधान विशेष प्रावधान करो। हाँ जी, पुरुष प्रधान सर, को लेकर ये के अगर सर- जिक्र होने लगता है तो सवाल वहीं से उठने देखिए लगते हैं सर, ना। मेरा निवेदन ये है, हाँ, प्रश्न ये है कि बहुत सारी चीजें जो है फेमिनिस्ट लोगों ने फैलाई हुई है और एक झूठ को जब 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, लाख बार बोला जाता है तो वो हमें सच लगने लगता है। आप बताइए पुरुष प्रधान समाज कहां है? हिंदुस्तान में पुरुष की औकात ही क्या है? पुरुष घर में सुरक्षित नहीं है क्योंकि घर में कभी भी बीवी 498 है, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 3/4 लगा सकती है, 377 लगा सकती है अप्राकृतिक यौन शोषण का, घरेलू हिंसा लगा सकती है, 125 में मेंटेनेंस लगा सकती है, 323, 294, 506 इलीगल ट्रेसपास ऑफ ए हाउस, बच्चे का अपहरण, सारी धाराएं तो लगा सकती है। एक तरफ 65 कानून है महिलाओं के, ऐसे में और ऐसे में पुरुषों जो के लिए पुरुष एक हैं भी उनके लिए बड़ी कानून नहीं मुश्किलें है। हो जाती तो हैं। अब आप बताइए पुरुष जाए ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं। मैं जरा सलीम खान जी को भी जरा जोड़ रहा हूं इसमें, क्योंकि बहुत सिस्टम को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है। जिस रिपोर्ट की और जिन शिकायतों की आप बात कर रहे हैं, आप वो उन्होंने हर रोज देखी हैं। इसीलिए मैं सलीम खान जी जरा आपसे समझ रहा हूं कि अक्सर जो पुरुषों के खिलाफ जो मामले महिलाओं के द्वारा दर्ज किए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस तरीके के मामले सामने आते हैं? डाउरी का आता है, घरेलू हिंसा का आता है, किस तरीके के ज्यादा मामले आते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में एक धारणा पहले से बना रखी है कि महिलाएं निरीह और कमजोर हैं, उनके द्वारा कोई भी हिंसा कारित नहीं की जाती, सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही की जाती है। इस मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। हिंसा किसी भी जेंडर के द्वारा की जा सकती है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। हिंसा और अपराध कोई भी कर सकता है, अपराध की ओर कोई भी अग्रसर हो सकता है। तो इस मानसिकता को पूरी सोसाइटी से निकालना होगा कि सिर्फ पुरुष ही हिंसा कर सकते हैं और पुरुष ही प्रताड़ित कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी कई महिलाएं बड़े बड़े अपराधों में लिप्त हैं, कई उसमें है, सभी ना तो सभी महिलाएं अपराधी होती हैं, ना सभी पुरुष अपराधी होते हैं। आपराधिक एक गिनती होती है और अपराध कोई भी घटित कर सकता है, इवन नाबालिग बच्चा भी अपराध घटित कर सकता है। ठीक है। और पहले हमने ये मान लिया है कि पुलिस सबल है, वो अत्याचार करता है और महिला के साथ अत्याचार हुआ, पहले इस पूर्व धारणा से ग्रसित होकर हम सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां, दूसरी जो एजेंसियां शामिल हैं, उस तरह से काम करती हैं, महिला को बेचारा मान के चलती हैं। और अमूमन जब भी प्रताड़ना की रिपोर्ट होती है, दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट हो या आत्महत्या 498A हो या 304B हो, ये सब ये मान के चलते हैं कि वो मान लो कोई लड़की की डेथ हो गई, दहेज मृत्यु मान लिया जाएगा, 5 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु हुई है, अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, तो उसमें होता यूं है कि उस पति के अलावा उसकी भाभी, बहन, माँ, बाप सबको लपेट लिया जाता है, वो सब वो प्रताड़ित। तो इस और कायदे से इन्वेस्टिगेशन में साहस का, ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन में साहस, इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी को साहस होना चाहिए कि वाकई एफआईआर जो हुई है सही हुई है या नहीं हुई है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पूर्व धारणा के आधार पर, ना तो बेगुनाह लोगों को चालान होना चाहिए, ना उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये कहना, ये मानना भी सही नहीं है कि पुरुषों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। पुरुषों को भी कानूनी उतना ही संरक्षण प्राप्त है। 304B और 498A या दहेज प्रतिषेध अधिनियम को छोड़कर पूरी आईपीसी है। यदि कोई महिला या पत्नी अपने पति के साथ या किसी और पुरुष के साथ कोई अपराध घटित करती है, तो उसको कोई छूट नहीं प्रदान की गई है, कोई यानी कि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो अगर उन्हें अपराध किया है
तो उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केस रजिस्टर हो नहीं, ये जो सकता है। बार-बार कहा जा रहा है ना कि पुरुष अरे जो है बड़ा शोषित नजर आता है, तो असल में पुरुष शोषित है या फिर अब उनके लिए कानूनी प्रावधान भी है? सुनिए, हमारा सामाजिक ताना माना कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जो पुरुष अपने घर में पत्नियों से पिटते भी हैं तो शर्म की वजह से किसी को बताते नहीं है। हाँ। और कोई बताते भी है तो लोग उसका मखौल उड़ाते हैं। हाँ। पत्नी से पिट के आ गया, और ये मानते हैं, अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां और दूसरी एजेंसियां भी यही मानती हैं कि झूठ बोल रहा है, ये इसने पत्नी को ही मारा होगा, परेशान किया होगा, कि कोई महिला किसी पुरुष को मार ही नहीं सकती। ये सब धारणाओं से हमें निजात पाना होगी, हमें न्याय संगत कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, ये न्याय संगत ये कार्रवाई होनी चाहिए। सलीम जी, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा दूरी आप बना लीजिए, आपका जो वीडियो है वो सही तरीके से नहीं आ पा रहा है। मैं जरा वापस लौटता हूं सर आपके पास, और इसमें मैं जरा अब सुमन जी को जरा जोड़ रहा हूं। सुमन जी, आप, क्योंकि हम हर एक पहलू को जरा समझने की कोशिश करें, आपने भी अपनी व्यथा बताई है, आपने अपना दर्द बताया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो पुरुष की व्यथा है जरा उसको समझे तो सही, क्योंकि इसके लिए समाधान के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, इसको लेकर के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं, और ऐसे ही संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करने वाले ऐसी संस्था हमारे साथ से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। तो सुमन जी, क्या आपकी परेशानी थी, जरा उसके बारे में आप बताइए, और क्यों आखिर ऐसा हुआ? किसी तरीके से आपने प्रेशराइज किया या कोई दबाव बनाया, किसी तरीके की परेशानी थी? देखिए, जिस महिला ने केस लगाया था मैं उसे अच्छी तरह जानता भी नहीं। वो नो डाउट मेरे ब्रदर की वाइफ थी, बट वो शादी के बाद कुल जो है 1-8 महीने का ही समय हुआ था, और मैं तो कुल 2 दिन साथ में था शादी के ड्यूरेशन में। तो मुझे तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह कुछ जानकारी भी नहीं थी। द रीजन वॉज कि वो चाहती थी कि परिवार के लोग ना रहे साथ में, पर्टिकुलरली मदर साथ में ना रहे, इस कारण से उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना चालू किया। और फिर उसके बाद जब उनकी इस बात को नहीं माना गया तो फिर उन्होंने जो है केसेस के सहारा लिया। ठीक है, तो यहाँ मोटिव जो था वो कुछ और था। हाँ। मोटिव था एक्चुअली कि घर के मेंबर आके वहां न रहे, उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिले, किसी तरह से कोई उनकी डेली एक्टिविटी जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज थी उसमें इंटरफेरेंस ना रहे। ये सब उनके मोटिव थे जो वो अचीव करना चाह रहे थे। हाँ। अच्छा, ठीक है, उस चीज के ठीक है, ये तो एक पहलू हो गया, यानी कि इसमें परेशानी किसी भी स्तर पर आती है। तो अब मैं जरा अशोक दशोरा जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक आंकड़ा भी सामने आता है जिसमें लाखों लाख इसी तरीके से जो पुरुष जो हैं उनकी शिकायतें हर साल सामने आती हैं। एक आंकड़ा सामने आता है कि हर हफ्ते के हिसाब से 10 से 15 ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं। तो ये जो बढ़ते पुरुषों के खिलाफ अपराध हैं या फिर उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए जाते हैं, ये आने वाले समय में एक बड़ी चिंता का कारण भी बन सकते हैं क्या? इस पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए। जी जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारा भ्रम, बहुत सारा झूठ इस समाज में फैलाया हुआ है। नंबर 1 तो ये है कि महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर 1,57,000 1.57 लाख पुरुष हर साल महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। हम समय समय पे ये सारे आंकड़े जारी करते हैं, अलग अलग अखबारों में छपता रहता है। विगत करीब 11 वर्ष से मैं संस्था पुरुष का अध्यक्ष हूं, और हमारी राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति भी है दिल्ली में, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। समय समय पर हम ये आंकड़े जारी करते रहते हैं। जब हम पिछले 10-11 साल से आंकड़े जारी कर रहे थे तो एनसीआरबी को ये लगा कि इससे तो हमारी पोल पट्टियां खुल रही है। पिछले 3 साल से उन्होंने पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करने के आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए, ताकि सरकार की किरकिरी नहीं है। हम बार बार लोगों को बताते हैं कि भाई मर्द तो 6 गुना ज्यादा प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी हिट ये है, अभी हमने बीच में लॉकडाउन के दौरान सर्वे किया था, तो हमने पाया कि लॉकडाउन के दौरान पति जो है सप्ताह में अपनी पत्नी के द्वारा 17 बार प्रताड़ित किया गया। और साथ में हिट ये भी है उसमें कि बच्चों के अपहरण और बच्चा चोरी के मामले में महिलाएं दुगने से अधिक ज्यादा संलिप्त हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में बाल अपराध में महिलाएं और मध्य प्रदेश टॉप पर है। फिर दूसरा ये है कि पुरुष जो है हर 1.5 मिनट में हिंदुस्तान का एक पुरुष पत्नी के द्वारा सताया जा रहा है। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं सर, अब अगर ऐसे में कहीं पर भी कोई पुरुष अगर प्रताड़ित है तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई किसी तरीके कहां वो आकर के संपर्क है? पुलिस के पास जाता है तो
कहा जा रहा है ना कि उपहास उनका किया जाता है। जी जी जी, देखिए सरकारी तौर पर न तो कहीं कोई हेल्पलाइन है, न कोई पुरुष आयोग है, न पुरुष डेस्क है, न पुरुष थाने है। सरकारी तौर पर तो महिला आयोग है, महिला थाने है, वन स्टॉप सेंटर है, सखी सेंटर है, FRB है, डायल 100 है, डायल 1090 है, डायल 1095 पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की सैकड़ों, समय थोड़ा सा कम है सर, 1.5 डजन समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि महिलाओं के लिए महिला थाने भी है, लेकिन पुरुषों के लिए विशेष तौर पर क्या थानों की व्यवस्था की गई है, ये हालांकि अपने आप में एक सवाल है। लेकिन